नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की इस यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप पढ़ रहे हैं क्रियाभेद। मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण तीनों टॉपिक आपको पिछली तीनों क्लासों में पढ़ा दिया है। आज हम अध्ययन करेंगे क्रिया का। प्यारे बच्चों, क्या होती है क्रिया, किसे कहते हैं क्रिया? आप दैनिक जीवन में जो सभी कार्य करते हो वो सारे के सारे कार्य किस में आते हैं? क्रिया में आते हैं। मनुष्य के द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब बात करें परिभाषा की। अपना आज का टॉपिक है क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया क्या होती है? क्रिया बनी है कार्य से। कार्य से क्या बनी है? क्रिया। दैनिक जीवन में जो भी कार्य होते हैं या जिस शब्द में, आपको केवल इस लाइन को याद करना है कि जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, होना पाया जाए। जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे आप इन दोनों शब्दों पे गौर कीजिए। एक है करना और एक है होना। जो भी शब्द है इन दोनों शब्दों में आपको उसमें क्या होना चाहिए? कोई कार्य करने का बोध होना चाहिए या कार्य होने का बोध होना चाहिए। वह शब्द क्रिया कहलाएगा। जैसे मैं लिखूं यहां पर पढ़ना। पढ़ना में कार्य हो रहा है, पढ़ाई की जा रही है। खाना, यहां पर भी कार्य हो रहा है। चलना, यहां पर भी कार्य हो रहा है। उठना, रोना, सोना, गिरना, किसी न किसी प्रकार की हलचल होती है शरीर में, वो होता है करने का बोध। अब एक शब्द है आपके सामने होने का बोध। होने का बोध, अगर कोई कार्य हो रहा है, कई बार स्थिरता का बोध होता है और वहां पर आप क्रिया का पता नहीं लगा पाते हो, तो उसके लिए होने का बोध कैसे होगा? जैसे मोहन कमरे में है। अब यहां पर आप देखो कि साहब यहां तो क्रिया है ही नहीं, तो यहां पर क्रिया मोहन कहां पर है? कमरे में है। ये बोध करा रहा है होने का। है किसका बोध कराएगा? मोहन कहां है? वह उपस्थित है कमरे में। कोई चीज अगर उपस्थित है तो वो होने का बोध कराएगी। अगर कोई हलचल होगी या कोई कार्य होगा वो होगा करने का बोध। मोहन कमरे में है। तो परिभाषा होगी, जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वहां पर क्या होती है? वो शब्द क्रिया कहलाता है। क्रिया रोना, सोना, गिरना, पढ़ना, खाना, चलना, उठना, होना, रहना, ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे जो शब्द है वो क्या हो गए? क्रिया हो गए। अब यहां पर हम बात करते हैं, सबके बाद में एक कॉमन चीज दिख रही होगी आपको, ना ना ना। सब में ना लगा हुआ है, तो ना लगा हुआ है तो आपको आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि जिस शब्द में, कई क्लासों में यह बताया जाता है कि जिस शब्द के लास्ट में ना लगा हुआ है वो क्रिया होती है। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ना लगा होता है लेकिन वो क्रिया नहीं होती है। इसलिए क्रिया की पहचान आपको ना से नहीं करनी है। पहचान कैसे करोगे? किसी भी शब्द के बाद में ना लगा हुआ है
जैसे मैं लिखता हूं सोना, सोना के बाद में क्या लिखा हुआ है, ना। आप ना को हटा दो, ना को हटाने के बाद जो मूल शब्द बचता है उसमें भी कोई ना कोई कार्य आपका होना ही चाहिए, उसमें भी काम करने का बोध होना चाहिए। इस शब्द से, इस वर्ण से भी आपका कोई ना कोई कार्य संपन्न होना चाहिए, वो क्रिया की पहचान होती है। सोना में से आप ना को हटा दो और सो, आप सो से भी कार्य कोई ना कोई कार्य दिखा सकते हो। जैसे रोना, रोना में आप ना को हटा दो तो रो से भी क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। आप रो से बिना किसी शब्द के आगे पीछे जोड़े भी आप वाक्य बना सकते हो। जैसे मैं लिखता हूं हंसना, हंसना में से ना को हटाते तो क्या हो रहा है, यहां पर हंस धातु बच गई, तो हंस से क्या हो रहा है, कार्य करने का बोध जागृत हो रहा है, कार्य किया जा रहा है। मोहन हंस, मैं ना के बिना भी क्रिया लिख रखा हूं यहां पर, मोहन हंस, तो यहां पर भी मोहन क्या कर रहा है, हंस रहा है। यहां पर आपको ना की आवश्यकता नहीं होती है। अब ना को हटाने के बाद में जो मूल शब्द बचता है वो क्या कहलाता है बच्चों। कई बार ऐसा है कि पेपर में क्वेश्चन आया था, क्रिया का मूल शब्द क्या कहलाता है। अब ये आपको पता नहीं क्रिया का मूल शब्द क्या कहलाता है। मूल शब्द बोलते हैं ना को हटाने के बाद में जो शब्द दिखाई दे रहा है आपको, सो, रो, हंस, ये सब क्या है, मूल शब्द है। जैसे मैं लाइन लिख रहा हूं, खा पी कर सो जा, खा पी कर सो जा। अब ये खाना, खा देखो ये धातु है, ये पी धातु है, कर धातु है, सो धातु है, और यहां पर क्या है, जा धातु है। अब इन धातुओं के आगे ना लगा दोगे तो ये क्रिया अपने मूल रूप में पूरे अस्तित्व में आ जाती है। खा से क्या बन जाएगा, खाना बन जाएगा, पी से क्या बन जाएगा, पीना, कर से बन जाएगा करना, सो से बन जाएगा सोना, और जा से बन जाएगा जाना। ये आपकी है धातुएं। अगर हम पीछे वाले ना को हटा देंगे तो जो शब्द बचेगा उसे कहते हैं मूल शब्द, जो कहलाती है धातु। तो धातु में भी कार्य करने का बोध होना चाहिए। ये धातुएं लिखिए, इन धातुओं में कोई ना कोई काम हो रहा है, बिना ना के भी काम यहां पर हो रहा है। ठीक, अब दिमाग में आती है ना लग गया तो क्रिया बन गई। मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, कामना, भावना, तमन्ना, इनके भी आगे देखो क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है, तो क्रिया होगी नहीं, यह क्रिया नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें ना को हटाने के बाद में इसमें कोई काम करने का बोध हो रहा है, क्या, काम। यहां कोई भी कार्य नहीं हो रहा, ये वाक्य क्या हो गया, ये वाक्य मृत हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ना को हटा दो भाव, अब बताओ भाव में क्या कार्य होने का बोध हो रहा है, यहां पर कोई बोध नहीं हो रहा है। तमन्ना में से ना को हटा दो तम, ये तो अंधेरा बन गया। ठीक है, तो ना को हटाने के बाद भी जो धातु बचती है उस धातु से भी कोई ना कोई कार्य करने का बोध आपको होना चाहिए, वो होती है आपकी क्रिया। अब यहां पर हम पढ़ेंगे क्रिया के प्रकार। क्रिया मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। अब ज्यादातर बच्चों को पता है क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। यही पढ़ा जाता है क्रिया कितने प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। 10वीं बोर्ड में हिंदी में क्वेश्चन आ गया, क्रिया काल के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की होती है। बच्चे करके आ गए सीधे दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक, और वो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्रिया का जो विभाजन है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला है रचना के आधार पर, पहला क्या होगा, रचना के आधार पर। दूसरा होगा
कर्म के आधार पर, और तीसरा होगा काल के आधार पर। काल के आधार पर क्वेश्चन आया था, काल के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो काल कितने होते हैं? 3। तो क्रिया भी कितनी होगी? 3 होगी। पहली है वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरी है भूतकालिक क्रिया, और तीसरी है भविष्यकालिक क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की होती है, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। इसके बाद क्वेश्चन आता है कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो यहां पे होगा आपका 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या होगा आपका? अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन ये आए कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। काल के आधार पे 3 प्रकार की, कर्म के आधार पे 2 प्रकार की। अब सकर्मक जब पढ़ेंगे तब ये भी पढ़ेंगे कि सकर्म में क्या होता है? एक कर्मक क्रिया भी होती है और द्विकर्मक क्रिया भी होती है। इसके बाद बात करते हैं रचना के आधार पे। रचना के आधार पे पहली होती है सरल क्रिया, दूसरी होती है बच्चों संयुक्त क्रिया, और तीसरी होती है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी होती है नाम धातु क्रिया, और 5वीं होती है पूर्वकालिक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। काल के आधार पर 3 प्रकार की, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। ये आपकी क्रियाओं का चार्ट बन गया है। अब क्वेश्चन केवल ये आए, केवल क्वेश्चन ये आ जाए क्रिया कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो, तब आपको वहां पर लिखना है क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अगर केवल क्वेश्चन ये आए क्रिया कितने प्रकार की होती है तो सकर्मक और अकर्मक। लेकिन अगर इनके आधार का नाम आ जाए कि काल के आधार पे आ गई तो 3 प्रकार की, कर्म के आधार पे 2 प्रकार की, और रचना के आधार पे 5 प्रकार की क्रियाएं होती है। आज हम एक आधार लेके पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अपना रचना के आधार पर क्रिया भेद। रचना के आधार पर क्रिया भेद। पहला कौन सा बताया था मैंने आपको? सरल क्रिया। नाम ही क्या है? सरल क्रिया। परिभाषा क्या होगी? वह क्रिया जो अपने स्वतंत्र रूप में आती है, उसे किसी दूसरी क्रिया का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उसे कहते हैं सरल क्रिया, जो केवल अपने स्वतंत्र रूप में आती है। जैसे मैं लिखता हूं मोहन सोएगा, गीता गीत गा। अब यहां पर देखो गा, गा के आगे पीछे कोई सहायक क्रिया, कोई अन्य क्रिया नहीं है, ये अपने मूल रूप में है। मोहन गाता है, किरण सोती है। तो ये जो सारी चीजें, गा, गाएगा, ये क्या है? ये आपकी मूल जो है क्रिया धातुएं यहां काम में ली जाएगी, इसलिए इन्हें बोलेंगे हम सरल क्रिया, जो केवल सरल रूप में भी इसका काम आएगा। इसके बाद में दूसरी क्रिया है और मेन क्रिया है संयुक्त क्रिया।
कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? नाम ही है संयुक्त क्रिया। वे क्रियाएं जो दूसरी क्रियाओं के योग से मिलकर बनती है उन्हें बोलते हैं संयुक्त क्रिया। क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। अर्थात जो क्रिया एक या दो क्रियाओं के योग से मिलकर बनती है उन्हें बोलेंगे संयुक्त क्रिया। जैसे गीत गा रही है, राधा गीत गा रही है। मैं क्वेश्चन लिखा हूं यहां पर, मोहन सो रहा है। अब यहां पर देखो मेन कर्म करता तो क्या हो गया? मोहन, और क्रिया क्या हो गई? सोना। मेन क्रिया कौन सी है? सोना। लेकिन सोना के देखो कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए सोना के। सो रहा है, एक क्रिया कितने टुकड़ों में बट गई? 3 टुकड़ों में बट गई। वैसे मेन क्रिया इसमें सोना है, लेकिन सोना के साथ में क्या आ रही है? ये भी क्रिया अगर आप चाहो तो देख सकते हो, रहना, और ये क्रिया भी क्या होगी? होना। मतलब ये शब्द कितने क्रियाओं से मिलकर बना हुआ है? ये क्रिया 3 क्रियाओं से मिलकर बनी हुई है, रहना, होना और सोना। तीनों क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बनी है, कौन सी? सोना। अर्थात जो शब्द जिस क्रिया में सहायक क्रिया या अन्य क्रिया मिलकर एक क्रिया का रूप धारण कर लेती है। गीता नाच रही होगी। अब यहां पे मेन क्रिया है आपके बच्चों नाचना। कौन सी क्रिया है? नाचना। अब नाचना मूल क्रिया बनी हुई है, नाच रही होगी। ये इसमें 3 क्रियाओं का संयोग आ गया। 3 क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का रूप ले रही है, नाचना। और अलग अलग विभाजन करेंगे तो एक होगा नाचना, इसका हो जाएगा रहना, और इसका हो जाएगा होना। कितनी क्रियाएं आ रही है? 3 क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बन रही है, नाचना। गीता नाच रही होगी। जैसे कमल जा चुका होगा। अब यहां पर देखो मेन क्रिया तो कौन सी है? जाना। लेकिन कितने टुकड़े आ गए इसमें? जाना, चुकना और होना। 3 क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बन रही है, कौन सी? जाना। अर्थात वो शब्द, वो क्रियापद जो 3 क्रियाओं के 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से, संयोग से, जुड़ने से बनती है, उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। आई बात समझ में? इसके बाद अगला जो सरल क्रिया समझ में आ गई, वो क्रिया जो अपने मूल रूप में बनती है, वो क्रिया जो मूल रूप में आती है, उसे किसी दूसरी क्रिया का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी है संयुक्त क्रिया। वे क्रिया जो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के आपसी योग से, संयोग से, मिलने से बनती है, उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। तीसरी क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा प्लस अर्थक। जिस क्रिया में प्रेरणा, जिस क्रिया के अर्थ में क्या मिलती हो? प्रेरणा मिलती हो। जिस कार्य को करने की प्रेरणा मिले, जिस कार्य को करता। अब आपको पता होगा, जो वाक्य आप पढ़ोगे तो वाक्य में मैं बताऊंगा आपको कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किन किन चीजों से मिलकर बनता है। राम जयपुर जाता है। अब यहां पे आप पूछा जाए कि इसमें ये किन किन से बना है, तो सबसे पहले तो क्या आता है? राम, जो क्या हो गया? कर्ता हो गया। सबसे पहले वाक्य में क्या आता है? कर्ता, काम को करने वाला। और सबसे अंत में क्या आती है? जाना, जिसे क्या बोलते हैं अपन? क्रिया। जो कार्य करने का बोध, क्रिया के बिना वाक्य संभव नहीं है। कर्ता और क्रिया से ही आपके वाक्य का निर्माण होता है। उसके अलावा शब्द आए चाहे नहीं आए वो अलग है,
लेकिन कर्ता और क्रिया का तो आना बच्चों क्या है, जरूरी है। कर्ता और क्रिया दोनों गया। अब जो शब्द बीच में बच गया उससे क्या बोल दो, वो कर्म हो सकता है, वो कारक हो सकता है, वो विशेषण हो सकता है, वो पर विशेषण हो सकता है, वो क्रिया विशेषण भी हो सकता है। बीच में यहां पर जयपुर क्या है बच्चों, यहां जयपुर है कर्म। तो इतना पता होना चाहिए कि वाक्य में कर्ता क्यों आता है, कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला कौन होता है, कर्ता। हमेशा काम को करने वाला कौन होता है बच्चों, कर्ता होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्या कि काम हो रहा हो लेकिन वो कर्ता नहीं हो। गीता खाना पका रही है। अब यहां पे काम कौन कर रही है, गीता। तो गीता क्या हो गई, सब्जेक्ट। क्या हो गई गीता, सब्जेक्ट हो गई, कर्ता। काम को करने वाला कौन होगा, लेकिन इस क्रिया में थोड़ा अलग ही है। वो क्या है, देखो यहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ता खुद काम नहीं करके दूसरों से करवाता है। जैसे मोहन ने नाई से बाल कटवाए। अब यहां पे आप गौर, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मोहन। वाक्य में कर्ता कौन है, मोहन। तो काम भी कौन ही करना चाहिए, मोहन ही करना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि काम कौन कर रहा है, नाई। वास्तविक कर्ता कौन होना चाहिए, नाई होना चाहिए, क्योंकि काम बाल काटने का काम कौन कर रहा है, नाई कर रहा है। और कर्ता का नाम किसका हो रहा है, मोहन का हो रहा है। मोहन ने नाई से बाल कटवाए। तो यहां पर जिस शब्द में, परिभाषा क्या होगी, जिस शब्द में कर्ता स्वयं काम न करके कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को प्रेरणा देता है, दूसरों को प्रेरणा देता, कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है। यहां पर कर्ता, आप देखो गौर से, यहां पर कर्ता काम नहीं कर रहा है, काम कौन कर रहा है, नाई कर रहा है। ठीक है, अध्यापक ने बच्चों से पेड़ लगवाए। अध्यापक ने बच्चों से पेड़ लगवाए। अब यहां पे कर्ता कौन है, अध्यापक है, लेकिन काम कौन कर रहा है, बच्चे। जहां पर कर्ता स्वयं काम नहीं करके दूसरों से काम करवाए, दूसरों को काम करने की प्रेरणा दे, वहां होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब बच्चों ये कटवाना, ये लगवाना, ये सारी की सारी क्रियाएं क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। इनके लास्ट में क्या आएगा, वाना। ठीक है, वाना शब्द यहां आएगा। कटवाना, लगवाना, करवाना, ये सारी की सारी जो है क्रिया किस में आएगी, प्रेरणार्थक क्रियाओं में आएगी। कि जहां खुद काम नहीं करता, करता दूसरों को करवा रहा है, दूसरों से काम करने की प्रेरणा दूसरों को दे रहा है। तो यह आपकी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद में अपनी चौथी क्रिया है नाम धातु क्रिया। चौथी क्रिया क्या होगी बच्चों, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया का मतलब क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। देखो नाम धातु क्रिया मतलब क्या हो गया,
वे शब्द, वे शब्द, वे क्रियाएं जो किससे मिलके बनी हो, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों से, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। यहां पर देखो आप, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब यहां पे मैं बात करूं सर्म, सर्म क्या है, विशेषण है। मैंने कहा था ना को हटाने के बाद देखो जो कार्य होता है क्या, यहां पे ना को हटाने से क्या हुआ, कार्य नहीं हो रहा है। ये सर्म क्या है, क्रिया, लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे, या ना, तो क्रिया क्या बन जाएगी, ये सरमाना। सरमाना क्रिया है, किससे बनी है, सर्म से बनी है। बात, बात क्या है, संज्ञा है, तो इससे क्या बनी है आपके, बतियाना। बतियाना क्रिया हो गई। और बात क्या है, ये बात धातु नहीं है, इसको आप धातु नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने कहा था कि धातु में भी काम करने का बोध होना चाहिए। यहां पर कोई बोध नहीं हो रहा है, तो ये क्रिया धातु नहीं होगी। लेकिन धातु इसके बाद में जो क्रिया बन रही है उसको आप नाम धातु क्रिया कह सकते हो। बतियाना है, जैसे मान लो लाज, लज्जा है। लज्जा आपका मूल शब्द है, लेकिन उसमें कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिल रही है, इसमें कार्य करने का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन इससे क्रिया बनाते हैं अपन लजाना। अब लजाना क्या बन गई, क्रिया बन गई। अर्थात परिभाषा में आपको दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली, जिसका जो मूल धातु है उस धातु में किसी कार्य का बोध नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया होती है। क्वेश्चन आ जाए, संज्ञा से बनने वाली क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया, सरल क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या आएगा यहां पर, नाम धातु क्रिया। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से मिलकर बनती है और इसके मूल शब्द में कार्य करने का बोध नहीं होता है। ये हो गई आपकी नाम धातु क्रिया। बात से बन जाएगा बतियाना, लाज से बन जाएगा लजाना, शर्म से बन जाएगा शर्माना। दो औरतें कुएं पर आपस में बतिया रही है, कौन सी क्रिया है, दो औरतें कुएं पर आपस में बतिया रही है। अब बतियाना हो गई नाम धातु क्रिया। अध्यापक ने बच्चों से पेड़ लगवाए, वहां होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। राम ने नाई से बाल कटवाए, वहां होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहां पर एक लास्ट क्रिया बचती है अपनी पांचवी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक, आप इसका विच्छेद करके देखो, इसका विभाजन करके देखो कि इसका मूल अर्थ क्या बताना चाह रहा है अपने को। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक होता है पूर्व का काल, अर्थात यहां पर कितनी क्रिया आएगी, यहां पर दो क्रिया आएगी। जब वाक्य में दो क्रियाएं आए, जब वाक्य में दो क्रियाएं आए और एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, दूसरी क्रिया प्रारंभ, एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया क्या हो जाए, प्रेरणार्थक। तो
पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यहां पे आपको देखना दोबारा, जब वाक्य में दो क्रियाएं आए और एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो पहली वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और इस क्रिया पहचान कैसे करोगे? इस क्रिया के बाद में कर शब्द आता है। क्या आएगा यहां पर? कर शब्द आएगा। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, मोह अनिल खाना खाकर सो गया। अनिल खाना खाकर सो गया। अब यहां पर आप देखो कितनी क्रियाएं हैं। ये हो गया खाना, ये तो हो गया आपका कर्म, ये हो गया आपका कर्ता, ठीक है। ये हो गई आपकी क्रिया खाना खाकर सोना, ये भी क्या हो गया आपकी क्रिया, क्रिया नंबर 1, क्रिया नंबर 2। कितनी क्रिया हो गई बच्चों? 2 क्रिया हो गई। जब वाक्य में 2 क्रियाएं आए, एक क्रिया के क्रिया बोल दो या कार्य बोल दो, एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। यहां पर देखो एक कार्य पूरा हो गया खाना खाकर, बच्चे ने क्या किया बेटा? खाना खा लिया। अनिल ने क्या किया है? खाना खा लिया। अब क्या कर रहा है? वो सो रहा है। क्रिया खत्म कौन सी हो गई? खाना। ये क्रिया खत्म हो गई और ये क्रिया अब चल रही है। ये क्रिया खत्म हो गई और ये क्रिया चल रही है। तो जो पहले वाली क्रिया है ये क्रिया कहलाएगी बच्चों क्या? पूर्वकालिक क्रिया। क्या रहा लास्ट में? कर। अनिल खाना खाकर सो गया। पूर्व गीत गाकर अनिल पूरब गीत गाकर चला गया। अब यहां पर देखो गाना, ये हो गई आपकी वर्ब नंबर 1 और चलना क्या हो गई? वर्ब नंबर 2। ये हो गई वर्ब नंबर 2। 2 क्रिया हो गई। पहले पहचान करो क्या आ रहा लास्ट में? कर लगा हुआ आ रहा है। अगर कर लगा हुआ इसका मतलब वो होगी पूर्वकालिक क्रिया। और एक कार्य खत्म हो गया, पूर्व ने क्या कर दिया? पहले गीत गा लिया, अब वो चला गया, ठीक है। हिना नाचकर सो गई। हिना नाचकर सो गई। क्या काम किया हिना ने? नाच भी लिया और अब सो भी गई। तो वर्ब नंबर 1 और वर्ब नंबर 2, कौन सी की वर्ब खत्म हो गई? नाच। उसने पहले नाच लिया, अब वो सो रही है। तो जो क्रिया खत्म हो गई वो क्रिया कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। इसमें नाचना होगी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और जो काम हो रहा है उसे बोलते हैं बच्चों तत्कालिक क्रिया। तत्कालीन क्रिया, जो काम अब हो रहा है उससे तत्कालिक क्रिया बोलते हैं। और जो कार्य खत्म हो गया उन्हें बोलते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। ये अपने रचना के आधार पर जो क्रिया है वो मैंने आपको 5 भाग बता दिए हैं। पहली सरल क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी आपकी नामधातु क्रिया और 5वीं है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अब हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम बताएंगे आपको कर्म के आधार पे 2 प्रकार की और काल के आधार पे 3 प्रकार की। बाकी क्रियाओं का अध्ययन अगली क्लास में कल आपको करवाया जाएगा। आज इतना ही है, ध्यान से इनको पढ़ेंगे।